शांत या पा, हाँ ठीक है। हाँ भाई, कहाँ थे अपन? क्रैश कोर्स, रैपिड रिवीजन, रोटेशन मोशन करना आज। चलो देखो भाई, आवाज आ रही है सबको? मिस्टर चलो देखो फिर, इसमें आज हम थोड़ा सा डील करेंगे बेटा रोटेशन मोशन से। रोटेशन मोशन 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब्र से करने वाला चैप्टर है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये फिजिक्स का माना जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन अलग होता है, रोटेशन मोशन अलग होता है, दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। फर्क है दोनों चीजों में, इसलिए तो बायो बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते वो। चलो देखो, इसमें सबसे पहले आता है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, मतलब एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल वो अगर है, और जिसकी एक एक्सिस जो है ऑफ रोटेशन है, ठीक है। यानी जिस भी एक्सिस पे घूम सकता है वो, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अगर वो ऑब्जेक्ट घूमता है, तो इसमें हमेशा एक डिस्टेंस जो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। जैसे फैन के केस में देखते हो कि जो पॉइंट हमारा फाइनल पोजीशन पे है, जैसे ये फैन की ताड़ियां हैं, इसमें इस पोजीशन का जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह जो भी पार्टिकल रोटेशन मोशन के अंदर आता है, तो वहां पे वो रिजिड बॉडी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें जैसे फैन है, पेन को भी हम बीच में से रोटेट कर सकते हैं, साइड में से भी, टेबल है, जो भी चीज रोटेशन मोशन कर सकते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें 3 तरह के मोशन हो सकते हैं। पहला जो मोशन होता है बेटा वो ऑब्जेक्ट का होता है, वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब लीनियर मोशन से भी ले सकते हैं, बस ये थोड़ा सा नाम का चेंज है। ट्रांसलेशन मोशन हम वर्ड वहां यूज करते हैं जहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो लीनियर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो ये है। तब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट है वो हमेशा बेटा ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। सेकंड है दूसरा, जिसको बोलते हैं प्योर रोटेशन मोशन है। प्योर रोटेशन मोशन में क्या होगा? जैसे हमने किसी एक्सिस पे एक व्हील को फिक्स कर दिया, अब ये व्हील सिर्फ यहीं घूम सकता है, ठीक है। पुली सिस्टम में जैसे पुली रोटेट करती है, तो वो एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन के अंदर होगा। थर्ड हमारा आता है कम्बिनेशन बोथ का। तो कम्बिनेशन के अंदर क्या होगा? एक व्हील जैसे चलता है, तो ए पॉइंट पे ये था, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब ये व्हील जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉइंट बी इसके कांटेक्ट में आएगा, ए पॉइंट यहाँ, और उसके बाद सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ठीक है, वो बेचारा एक ऑटो टाइप में होगा, किसी गड़बड़ होगी, ठीक है। अच्छा, गियर गिल वाला पूछा है। तो यहाँ क्या है बेटा? कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन का मतलब जैसे व्हील रोटेट करता है तो वो रोटेशन मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन दोनों करेगा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके रट्टे मारो, चीज को अच्छे से समझ के करो, कैसे भी करो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में, इससे आगे तुम नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये एक तरह का इनर्शिया ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रोटेशन मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो तो इसको नाम दे देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो यहाँ बस एक टर्मों का हेर फेर है। जो काम मास से आप ले रहे थे लीनियर मोशन में, वो काम अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वो अभी आप टेबल बनाऊंगा, उसको एक बार अच्छे से अपना दिमाग से निकाल लेना। तो सबसे पहले ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए, अगर इसमें कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हो तो ये हो जाएगा m1r1², m2r2², इसी तरह m3 है और लास्ट में mn है, तो mn rn² के ये इक्वल होगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का सिस्टम पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट सिस्टम है या डिस्क्रीट मास है, मास फिक्स नहीं है, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हम जो कहेंगे, 5 बजे तक बुक
ठीक है, तो यहाँ इसके केस में जो आई होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू में आर स्क्वायर या जो भी उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका अलग अलग कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे। अब इसमें एक टर्म आती है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, जैसे तुमने एक नाम सुना होगा जायरोस्कोपिक सेंसर होता है मोबाइल के अंदर, उसमें जैसे रेसिंग गेम है तुम ऊपर नीचे करके उसका रोटेशन सेट कर सकते हो, बिना तुम टच करे गाड़ी को रोटेट करने का काम हम उससे ले सकते हैं। तो यहाँ जायरेशन वर्ड का मतलब है स्पिन से, बच्चे होते हैं ना बीच में से पकड़ के जो स्पिन करते हैं स्पिनर, वो इसी के ऊपर चलता है। तो यहाँ आई इज इक्वल टू किसके होता है बेटा एम, और जिस पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेट होगा उसको कहेंगे हम के। इस के को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो के असल में जो है वो अंडर रूट ऑफ आई बाय एम के बराबर होगा। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट की कंडीशन के लिए हमें पता हो कि रेडियस ऑफ जायरेशन इसका कितना आएगा। असल में इसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन से कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा इसमें लिंक थोड़ा सा हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि किस कंडीशन के हिसाब से कितना होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हमारे पास जो थ्योरम आती है, पहले आते हैं बेटा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक अनइवन कंडीशन में ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक्स एक्सिस में रोटेट किया, इसी ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस में रोटेट किया, और इसी ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के, वो सम के बराबर होगा। ठीक है, इसकी अभी एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक आती है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास, एक हम इसके एक्सिस ले रहे हैं ये, दूसरी एक्सिस हमने ये ली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और इस कंडीशन से जो डिफरेंस आएगा वो डी के बराबर होगा। तो किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे इसके मुझे निकालना है, तो ये होगा बेटा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू में डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम लगा के हम अलग अलग केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, टेबल बनेगी एक, ध्यान से इसको कर लेना, और पीडीएफ में भेज ही दूंगा, तो एक बार अच्छे से लिखना जिनका ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर बॉडीज का है। पहला है बेटा इसमें सीरियल नंबर, सेकंड इसमें हमारा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, थर्ड इसकी फिगर वगैरह जो बन सकती है वो बनाएंगे, फोर्थ इसके केस में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, और के का काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, सिर्फ एक दो समझाऊंगा बस। पहला है बेटा इसमें सर्कुलर रिंग। ठीक है, रिंग का मतलब जो बीच में से होलो होगी, तो ये डिस्क है, डिस्क का मतलब जो बीच में से पूरी तरह से फिल हो, ये हमारे पास रिंग है। इस रिंग का जो डिस्टेंस है वो डी है, जिस भी एक्सिस पे इसको रोटेट करेंगे, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम सेंटर ऑफ मास का है। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट है अबाउट एन एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ठीक है, बीच में से इसको रोटेट करें, इस एक्सिस पे बीच में से घूम रही है ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर के, और जो के होता है बेटा वो रेशियो होता है के स्क्वायर, यानी आई डिवाइडेड बाई किसके एम के, तो इन दोनों का रेशियो बनाओगे तो ये रेशियो आर के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूँ सेकंड में डायमेट्रिकली एक्सिस है, तो इसमें से कोई एक केस पूछा जाता है डायमेट्रिकली एक्सिस हो, तो जैसे ये थी परपेंडिकुलर की, अब ये डायमीटर के अलोंग कोई भी एक्सिस इसमें से उठा ले, तो इसमें हम कहते हैं कि ये बराबर होता है बेटा हाफ एम आर स्क्वायर के। इसमें हमने परपेंडिकुलर थ्योरम लगा के सोल्व किया, तो ये आर डिवाइडेड बाय रूट टू क्या आएगा, डेरिवेशन आप लोगों के नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद थर्ड आता है बेटा जिसमें हम बात करते हैं अबाउट एन एक्सिस जो टेंजेंट टू द रिम है। ठीक है, टेंजेंट टू रिंग के, तो अब की बार ये है रिंग, इसकी टेंजेंट पॉइंट से इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार हम पैरेलल थ्योरम लगा के और इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 2mr स्क्वायर के, तो इसमें जो के की वैल्यू आएगी दोनों को डिवाइड करोगे तो अंडर रूट 2r आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसमें है टेंजेंट टू द रिंग है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है बेटा कि वो लाइन इन द प्लेन है, जैसे अब की बार टेंजेंट हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाई थी, रिंग हमारी एक्स एक्सिस में जैसे टेबल पे पड़ी है उससे ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन अब की बार ये जो टेंजेंट है वो सरफेस के ऊपर बना रखी है ऐसे, तो यहाँ इसका आता दोनों का एडिशन करके
3/2 mr² के, जिसकी वैल्यू √3/2r आएगी। तो इसमें सीधा सा काम है रेडियस ऑफ जाइरेशन में, जो भी आपके पास नंबर आ रहा है उसका रूट और r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस आता है बेटा, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क की, सर्कुलर डिस्क। ठीक है, डिस्क में क्या फर्क है, अब की बार है तो शेप यही, लेकिन ये अंदर से फिल्ड है। ठीक है, जैसे रिली होती है, रिली वो डिस्क फेंकते हैं ना, डिस्क थ्रो हो जाता है, उसी के अंदर ये डिस्क वाला काम करता है। इसमें सबसे पहले आता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, जो किससे पास करती है, सेंटर से पास करें, जैसे बीच में से। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग आएगा उसकी वैल्यू आती है बेटा ½ mr² के। अब इसमें और रिंग में यही फर्क है, जब आप रिंग में कर रहे थे तो mr² था, इसमें ये उस वैल्यू का हाफ होगा, ½ mr²। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग और डिस्क में से किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा भाई, रिंग का ज्यादा है सेंटर मास के अलोंग, और इसका कम है। तो इसकी वैल्यू जब सोल्व करोगे तो r/√2 की आ जाएगी। ठीक है, सेकंड आता है इसमें पासिंग थ्रू सेंटर, या COM भी लिख सकते हैं। उसके बाद है अबाउट डायमीटर एक्सिस। ठीक है, अगर ये डायमेट्रिकली कोई एक्सिस हो तो उसके लिए, तो ये थी बेटा डिस्क, इस डिस्क के कहीं भी किसी भी एंड पे, तो ये आता है 1/4 mr²। अब ये सेम चल रहा है, जैसे वो mr² था तो हाफ हुआ, इसी तरह ये हाफ था तो ये 1/4 हो जाएगा, उसी की सेम सीक्वेंस में चलेगा, तो इसकी वैल्यू r/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि किस केस में क्या लगाना पड़े वो एक बड़ा मैटर है। ठीक है ना, तो वो सी सिनेरियो हमें थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना पड़ता है। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट टेंजेंट टू रिंग, TENGENT, टेंजेंट टू रिंग है। ठीक है, लेकिन अब की बार प्लेन में है। जैसे मैं कहूं कि ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर की तरफ किसी भी एक पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा 5/4 mr² के, दोनों ऐड हो गए इसमें। ठीक है, वैल्यू करोगे तो √2 5√2r आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट इसमें बचता है बेटा अबाउट एन डिस्क, अबाउट एन एक्सिस, ये कितना हो गया था, 2 3 है और 4 है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस जो टेंजेंट टू द रिंग है, पर इसकी बार परपेंडिकुलर टू प्लेन है। मतलब ये डिस्क है, इसको हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर को पॉइंट ले रखा है, तो इसकी वैल्यू आती है 3/2 mr²। तो इसकी वैल्यू सोल्व करोगे √3/2 पूरा ही आएगा r के, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, लास्ट इसमें बचता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का केस है कि ये स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर का मतलब 3D शेप होगी, जिस तरह बॉल होगी, तो बॉल को अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलोंग बिल्कुल सेंटर में से रोटेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डायमीटर एक्सिस पे, तो डायमीटर एक्सिस पे इसकी वैल्यू आती है 2/5 mr² के, या फिर इसको √2/5 r भी लिख सकते हैं k की वैल्यू की टर्म में। और लास्ट हमारे पास इसमें दो ही हैं बस, टेंजेंट टू स्फीयर है। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन होता है, कोई भी दो रेशियो पूछ लेंगे या कोई भी दिन दो का, तो इसमें ये स्फीयर है, इसको इस पॉइंट के लॉन्ग रोटेट, बॉल को जैसे हम साइड से घुमा रहे हैं, तो ये आ जाती है इसमें 7/2 mr² के। तो वैल्यू सोल्व करोगे तो ये √7/5 r आ जाएगी। ठीक है, इसमें अब आता है नेक्स्ट होलोस्फीयर। थोड़ा सा ये बोरिंग आर्टिकल भी है, और क्योंकि इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए ध्यान से। अब स्फीयर तो वही है, लेकिन अंदर से कैसा है, होलो है, सॉलिड नहीं है। तो इस होलो स्फीयर का 2/3 mr² आएगा बेटा सेंटर ऑफ मास के अलोंग, बीच में से डायमेट्रिकल एक्सिस पे। उसके बाद अगर इसमें टेंजेंट में देखोगे, ठीक है, टेंजेंट है लेकिन टू द सरफेस है, प्लेन के अंदर ही है, टेंजेंट टू प्लेन में है, ये है इसके यहाँ, तो इसकी वैल्यू आती है 5/3 mr² के। ये तो निकाल ही लोगे, के में तो बस अब रूट करना, √2/3r हो जाएगा, इसमें √5/3r हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ ही चुके हो, तो इसमें दो ही हैं सिर्फ। ठीक है, एक इसमें सबसे जरूरी है रोड, बाकी आप लोग एक बार मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू हो जाना,
मेन में करवा रहा हूँ। रोड रोड का आपके बहुत आएगा, आप जब ईएमआई करोगे तो उस चैप्टर में भी है, प्लस साथ में भी है, प्लस इसमें हमारा दो ही है बस रोड के लिए, कि अगर ये रोड है, इस रोड को मैं सेंटर में से रोटेट करूंगा, ठीक है, बीच में से किसी एक पॉइंट उठाए, जैसे पेन को बीच में से आप घुमा रहे हैं, तो उसके लिए तो ये वैल्यू आती है ml² डिवाइडेड बाई 12 के, ठीक है, या फिर ये l डिवाइडेड बाई √2, जहां l क्या है बेटा, इस रोड की लेंथ है, तो ये आएगा कहाँ से, ये मिड पॉइंट से आएगा, थ्री नहीं आएगा सर? वो आता है इसमें एंड वाले में, ठीक है। अगर मैं इसको एक एंड से रोटेट करूंगा तो इसके केस में फ्रॉम वन एंड, तो ये आता है ml² बाई 3 के, तो ये आएगा l डिवाइडेड बाई √3। अब इसमें क्या फर्क है, कैसे याद करोगे, जैसे आपने एंड के केस में देखा पूरी लेंथ l थी, इसमें सेंटर से आए तो लेंथ अपनी l/2 हो चुकी है, ठीक है, तो l/2 हुआ तो ml² डिवाइडेड बाई 3 हमारा फार्मूला था, लेकिन अब लेंथ चेंज करोगे तो l/2 रखना पड़ेगा आपको, तो ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, 4 3 12 हो गया ना। तो इस तरीके से किसी भी एंड पे हम इसको वैल्यू को सोल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और है रेक्टेंगुलर प्लेट हो तो, ठीक है, वैसे बहुत है लेकिन हम मेन करके चल रहे हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट है अगर हमारे पास, इसमें हमारे पास ये जैसे प्लेट है, इसका ये ए है, ये बी है, इसके सेंटर से इसको रोटेट करना है, तो ये आता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी एक्सिस से हम इसको रोटेट करें या जो भी एक्सिस इसमें कट रही है, जैसे ये साइड बी कटी है इसमें, तो ये आ जाएगा mb² डिवाइडेड बाई 12 के, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं जिसमें ये साइड कट रही है, तो इसमें ये ma² डिवाइड बाई 12 आएगा। कहानी सेम है, जो रोड वाला है वही सेम आर्टिकल इसमें लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस केस में क्या होगा। अगर बेटा ये क्यूब हो, ठीक है, क्यूब हो तो क्यूब के केस में क्या होगा, जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब को अगर हम सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग रोटेट करेंगे, अगर इसकी साइड ए है तो ये आ जाएगा ma² डिवाइडेड बाई 6 के, ठीक है ना। तो इसमें जो k की वैल्यू आती है वो a/√6 आ जाएगी, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे आर्टिकल है, जैसे टॉर्क है, टॉर्क को हम दिखाते हैं टाउ से, तो टॉर्क का फार्मूला हम यूज करते हैं R×F पे, ठीक है, तो ये फार्मूला है, या फिर इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं RF या FR इनटू में साइन थीटा, तो ये बस डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का फर्क है, ये वर्क के थोड़ा सा मैच करता है। इसमें हम डायरेक्शन देने के लिए हमेशा बेटा यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से जिस भी टॉर्क की हम डायरेक्शन देनी है वो डायरेक्शन इससे दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एल से, ठीक है, एल का फार्मूला भी सेम ही है, इससे मैच करता हो, बस ये आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम जो होगा उससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एल के दो फार्मूले और भी हैं, या तो हम एम इंटू आर लिख सकते हैं, या फिर इसको एम ओमेगा r² भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जहां इसको यूज करेंगे। अब यहाँ आपके पास एंगुलर इम्पल्स आता है, और जो एंगुलर इम्पल्स है वो इम्पल्स की तरह ही होता है, बस इम्पल्स लीनियर के लिए, ये एंगुलर के लिए, और ये हमेशा बेटा बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। तो कहीं आपको लॉज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो लॉ आपके लीनियर मोशन के लिए कर रहे थे वही सेम लॉ इसमें लगेंगे। सेम इसी तरह इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो जो अपना न्यूटन का सेकंड लॉ था लीनियर मोशन में, वही लॉ इसमें कॉपी होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो उसके केस में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम इन दोनों केसेस में क्या होगा, सेम चला। तो इसमें कई केस हैं, जैसे एक चेयर के ऊपर हम आर्म फैला के बैठे हैं, चेयर रोटेट कर रही है, आर्म हमारे बाहर की तरफ है, तो आर्म बाहर होने से MBR है, तो आर अगर बढ़ेगा तो वी क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सिमिलर केस हम उसमें भी लगा सकते हैं, अगर हमने हाथ अंदर की तरफ किए तो आर हमारा हो जाएगा डिक्रीज, तो वी क्या हो जाएगा उस केस में, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़े से केस एक बार पढ़ के देखना आपने। इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर में हम कर रहे थे हाफ एम वी स्क्वायर, टर्में चेंज होंगी कोई फर्क नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। मास की जगह आई ले रहा है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा ले ली, ठीक है। तो पढ़ाएगा कौन? अच्छा, तो यहाँ मेरी सिरदर्दी बेटा की तो और के है। नहीं, एचओडी वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। चलो, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ध्यान रखना बेटा, मास की जगह लेगा, ठीक है। इसी तरह वर्क का फार्मूला आपने किया था, क्या किया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला यहाँ कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा टाउ इनटू में जो एंगल था उसकी जगह थीटा ने ले लिया, ठीक है। तो टर्में वही है, बस चेंज हो जा रही है। इसी तरह पावर जो थी, पावर का फार्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम था, तो टाउ बाय थीटा लिख सकते हैं। या पावर का हमने एक और फार्मूला किया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं टाउ इनटू में ओमेगा के। तो टर्मों का हेर फेर है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा डिस्कशन और है, उसके बाद हम आगे काम शुरू करेंगे। अगर हमारे पास बेटा एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल है, ठीक है, उसका सिर्फ हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन है, तो ट्रांसलेशन मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का होता है तो उसके सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन जो होगी वो सारी इसी तरफ ही रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास सारा एक तरफ काम करेगा, तो सेंटर ऑफ मास सारा एक तरफ काम करेगा, तो किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी रहेगी प्योर रोलिंग के लिए, अगर हमारे पास पूरा रोटेशन मोशन हो इस केस में, तो रोटेशन मोशन में सारी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी के बराबर चलेगी, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो ओनली रोटेशन मोशन कर रहा है, यानी ऐसे, ये है वेलोसिटी है इस तरह से, ये जा रही है एक ऑब्जेक्ट की यहाँ, तो हर पॉइंट पे टेंजेंटिकल हम वेलोसिटी देते हैं, ये चीज पता होगी ना। हम वेलोसिटी जो देते हैं वो टेंजेंटिकल देते हैं हमेशा पाथ के। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहती है वो होती है हमेशा ओमेगा इनटू में आर के, ठीक है। ये जो हमने फार्मूला किया था पीछे वाला वही चलेगी। इसमें ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी ये होगी। उसके बाद हमारे पास आता है जिसमें प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन का मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अब आगे भी बढ़ रहा है प्लस साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, कंबाइंड मोशन है। तो कंबाइंड मोशन में हमारे पास मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसी तरह पॉइंट सी और एफ होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है तो पॉइंट के हमेशा ध्यान रखना बेटा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी एट पॉइंट ई, मतलब मिड पॉइंट पे, ये हमने पीछे भी निकाली थी जो वर्टिकल सर्कल का किया था, इसमें ये अंडर रूट टी वी सेंटर ऑफ मास के लूंगा, ये याद रखना, डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे पूछते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पे भी सेम ही होगी, ठीक है। लेकिन जो बॉटम पॉइंट होगा बेटा उसकी ध्यान रखना हमेशा जीरो होती है, क्योंकि वो नीचे आ चुका है बिल्कुल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल इस पॉइंट पे खत्म हो चुकी है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो आएगी सेंटर ऑफ मास के टर्म में, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ले, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है बेटा वो ध्यान रखना, वेलोसिटी रिलेटिव वो बराबर होगी 2v cos थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सीधा सा काम है भाई, ये वेलोसिटी है, फार्मूला लगाओ सीधा v, ये हो गया ओमेगा आर इसका स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा, और ये कोस थीटा, तो इसमें फार्मूले लगने हैं 1 प्लस कोस थीटा का, मैं थोड़ा को तो पता भी होगा। ये फार्मूला लगा के हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट दोनों कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो दोनों का सम हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे और के टर्म में जब इसको रखते हैं तो ये एनर्जी आ जाती है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के क्या है? के क्या है? के अभी 2 मिनट पहले तुमने किया था, क्या रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमारा आएगा, तो वो वैल्यू हमें निकलेगी। अब इसमें एक छोटा सा केस और बचता है कि अगर मान लो मैं इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हुआ ला रहा हूँ, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ रोलिंग जो होगी, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग निकालने का फार्मूला है हमारे पास 2g, अगर ये हाइट h से गिरा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2g, अगर ये डिस्प्लेसमेंट s कर रहा है और ये थीटा है, ठीक है।
तो ये 2GS साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, ठीक है। या फिर इसको हाइट के टर्म में लिखना है, अगर आपको हाइट दे रखी है तो हाइट में सीधा लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये अलग अलग पॉइंट के हिसाब से निकलेगी। इसमें अगर आपसे कोई लीनियर एक्सेलेरेशन पूछ ले तो लीनियर एक्सेलेरेशन बराबर हो जाएगी a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और ये नीचे का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी और इसमें स्क्वायर हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए अंडर रूट 2s जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाए बेटा जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से प्योर रोलिंग रोटेशन कंबाइंड जो केस होता है उसको हम सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़े से, आज थोड़े से कर पाएंगे, कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कल ग्रेविटेशन शुरू करना है। ग्रेविटेशन में अपने को इतना टाइम नहीं लगेगा, छोटा ही चैप्टर है, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ भाई, पेपर कर लिया क्या आप लोगों ने? जो आपको फुल सिलेबस दिया था हो चुका है? अगला कब देना है? फिर 1-2 दिन रुक के दूं या अभी दे दूं? सर 2 दिन रुकूं? पेपर पहले वो पूरा करो, एक यस पेपर जब तक पूरा सर। नहीं करोगे तो फिर इतना मजे नहीं वाली बात नहीं है। एक पेपर को इनफ सर टाइम प्लीज दो इसमें ताकि सॉल्यूशंस डाल देना। सॉल्यूशन डाल रखे हैं बेटा, उसी दिन अगले दिन डाल दिए थे, डाल रखे हैं ग्रुप में। कौन से के सॉल्यूशन मांग रहे हो आप? सर दोनों सैंपल पेपर्स के। वो जो आपके ऐप पे हुए उनके क्या? नहीं सर, तो आपने पीडीएफ बना के ग्रुप में भेजा हुआ है ना, और आज नरेंद्र सर ने उसको रिसेंड किया था ग्रुप के अंदर, उसके वो नहीं कह रहा मैं। सॉल्व सॉल्यूशन। अच्छा वो क्या, वो तो कई बार दे दिए मैंने, उसका तो क्या है। वो जो मैंने पेपर डाला था ना अभी लेटेस्टली, एक कल परसों ही शायद, परसों की बात है, फिजिक्स फिजिक्स का सिर्फ सारा नहीं डाला, सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स का डाला था। वो बड़ा करके देखो एक बार, अभी 2 पेपर जो आपके हुए उनके फिजिक्स के सॉल्यूशन में डलवा देता हूँ, वो एक बार अपने चेक करना। उसमें एक क्वेश्चन में थी थोड़ी दिक्कत, वो आगे फिर डील करेंगे उससे। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आ गया सबके पास, करो ट्राई करो इसको। इसमें दिया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर दिया है। सिलेंडर का मैं एक बार बता दूं कि सिलेंडर हमारे पास है अबाउट एन एक्सिस, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है द रिलेशन बिटवीन एल और आर कितना होगा। अब इसके केस में एल जो है, ठीक है, एल जो है वो लेंथ की तरह लेनी है, तो मिडल पॉइंट पे अगर ये है तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो सिलेंडर का आता है वो बढ़ता है बेटा एम आर स्क्वायर प्लस 4 के, ठीक है। और जो हम इसका फाइनल निकालेंगे वो आएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के, ये सेंटर ऑफ मास के लोग हैं, तो इनको दोनों के सम के बराबर रखना है अपने को, और आर और एल के बीच में रिलेशन पता करना है। एम से एम कैंसिल हो गए, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 6 हो गया, तो एल स्क्र बाय 6 इज इक्वल टू आर स्क्र माइनस आर स्क्र बाय 2 हो गया। चलो आगे करो इसको सिंप्लीफाई, बताओ एल और आर के बीच में कौन सा ठीक है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3r। ठीक है, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3r हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लेंथ का चक्कर था। नेक्स्ट पढ़ो, थोड़े से क्वेश्चन इसके मुश्किल लग सकते हैं आपको क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। अगर थोड़ा डीप में जाओगे तो ही कोई बेनिफिट कर पाएगा। हमारे पास है बेटा 4 सिमिलर पॉइंट्स हैं, ईच ऑफ मास प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m है, रेडियस r है। उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट नॉर्मल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है। अब आपको सेंटर का निकालना है बेटा, ठीक है। अब इसके केस में क्या, एक तो डिस्क है, डिस्क का हम निकल देंगे तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 के। और अगर मैं अलग अलग पार्टिकल्स का करूंगा, जैसे यहाँ 4 मास आपको दे रखे हैं, ठीक है, हर मास का सेंटर से डिस्टेंस कितना रहेगा, आर के बराबर, तो ये आ जाएगा 4, छोटे मास m है और इसका रेडियस r स्क्वायर होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, सेकंड है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, एक तो डिस्क थी, टोटल 4 मास और अलग से थे, तो उन चारों मासेस का सम करना था मेरे को। नेक्स्ट पढ़ो थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई का दे रखा है, ये हमें जेड एक्सिस का बताना है।
अब आपको क्या करना है बेटा, इस केस में ध्यान रखना कि x और z y के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कहते हैं कि जो x है प्लस z है उसका बराबर होगा बेटा y के, ठीक है। अब आपको z वाला निकालना है, कितना होगा, वैल्यू पुट करो। एक ही है बेटा 80, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है सीधा ही, ये है 80, iz का निकालना है और ये 100 है, तो कितना आएगा अभी 20 20 आ जाएगा, ये आएगा इसके लिए 20 का, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन जो है वो हमें बहुत कुछ बता रही थी, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, कर्व ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट मास वेरीज विद रेडियस, किस हिसाब से वो वेरी करेगी, रेडियस के हिसाब से। तो हमारे पास फार्मूला है आई का mr², तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r² है। मैथ वालों कैसी शेप आएगी, हाइपरबोला। पैराबोला की शेप पैराबोला। आएगी, ठीक है। तो पैराबोला रेडियस को टच करेगा कि नहीं करेगा, अब फर्स्ट और सेकंड में बताओ। कांस्टेंट डिस्टेंस तो कुछ आया नहीं, इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन पैराबोला की बनेगी, ठीक है। ये मैं फिजिक्स वालों को भी पता होगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास मास अरेंज है बेटा एक्स वाई में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन का हमें बताना है। एक मास यहाँ है, दूसरा मास यहाँ है और चौथा मास, ये 4 मास दे रखे हैं, ठीक है। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालो। जैसे पहले का डिस्टेंस 0 है, दूसरे का डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस में a है, अगले का डिस्टेंस भी a है, और उससे अगले का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से कितना है, मतलब इस पॉइंट से कितना है, किस पे निकालना अपने को, y एक्सिस पे ना, ठीक है। तो अगले का डिस्टेंस हमारे पास 2a है, तो ये आ जाएगा m2a का स्क्वायर। कितना हुआ अभी टोटल, a² ये और 4a² ये 4 + 2 6 हो गए, तो ये आ जाएगा 6ma² के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 6ma² आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ो, किसका, अच्छा चलो 6 क्वेश्चन पढ़ो भाई। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड डिस्क है बेटा 10, मास इसका, और ये दे रखा है एक्सिस, रेडियस दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क बताना है। अब इसके केस में सीधा सीधा खुला चैलेंज है कि आपको इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आई का फार्मूला क्या लगाओगे, m² लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये पहले ही k बना के दे रखा है। तो कितना आएगा भाई 6th में, आई है 10 और ये है 0.20 या 0.2 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा भाई 0.4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें सीधा ही करना और कुछ भी काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। द रोड ऑफ मास m है बेटा, लेंथ इसकी l है, ज्वाइंट एट द सेंटर टू फॉर्म ए क्रॉस, मतलब इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में लगा रखा है दोनों रोडों को। आगे क्या कह रहा है, the moment of inertia about an axis passing through the common center of road perpendicular to the plane formed by them कितना होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हम परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हैं। एक का सेंटर से अलोंग करेंगे ml²/12 होता है, दो हैं तो ml² / 12 दो बार प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर थ्योरम से। तो टोटल कितना आएगा अभी, ऑप्शन बोलो, बी। बी आ जाएगा ml²/6 के, इसमें हमने परपेंडिकुलर थ्योरम लगाई है, ठीक है। 8th क्वेश्चन पढ़ो। 8th में आपको 3 पार्टिकल दिए बेटा, मास सबका m है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है ABC पे। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ये कितना होगा वो हमें बताना है। अब सबका डिस्टेंस पता करो, पहले का डिस्टेंस ओरिजिन 0, दूसरे का डिस्टेंस l है, अब तीसरे का डिस्टेंस कितना होगा, तो परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी l/2, तो इसका डिस्टेंस हो गया बेटा m l/2 का स्क्वायर। कितना आएगा, जोड़ो सबको, पहला तो 0 ही हो गया, 1 + 1/4 कितना हुआ 5/4 हो गया, तो ये बना 5/4 ml² हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 4 आइडेंटिकल थिन रोड्स है, मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं, मतलब इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट एन एक्सिस सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जैसे रेक्टेंगल लगा किया था वैसे ही करना है इसको, ठीक है। तो इसके केस में हम अगर एक एक्सिस के अलोंग निकाले, जैसे हम पॉइंट इसके अलोंग निकाल रहे हैं, तो इसके अलोंग निकालेंगे तो एक रोड तो अपनी लेंथ की काम करेगी, कितना हो जाएगा ml² हो जाएगा / 12 के।
एक इसका सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग रोटेट करेगा तो L/2, क्योंकि बीच में से रोटेट करना ना अपने को। एक तो ये लेंथ तो पूरी आ गई, दूसरी लेंथ को हमें हाफ करना पड़ेगा, तो इन दोनों का प्लस कितना आएगा भाई? तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो चारों का प्लस हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो और उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। गोपचे में लेना है। लो भाई, आज मैं थोड़े से रिमांड लेंगे मेरा HOD। कितना आएगा भाई? ये हो गया 1/12 प्लस 1/4 करो। ये आ जाएगा एल्शियम 12, यहाँ आ जाएगा 1 + 3, तो 3 मतलब 4/12, 1/3 तो ये हो ही गया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक का आया है, हमें चारों साइड का निकालना है, तो 4/3 ml² हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे? आज कुछ जोर सा आ रहा होगा तुम्हें क्योंकि चैप्टर ही बड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो 10th और देखो। इसमें हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स हैं, 3 दे रखे हैं, ये 1 2 3 है। ईच ऑफ मास m है, रेडियस r है, प्लेस एज शोन इन द फिगर, कंसीडर एन x डैश है विच इज टचिंग 2 शेल्स पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द थर्ड। अब इसमें क्या करा है भाई, ये हमने जो रोड निकाली है वो पहले दोनों को तो टच कर रही है, दूसरे के सेंटर से पास किया है। Diameter of the third shell, moment of inertia of the system consisting of 3 spherical shell x dash के लॉन्ग कितना होगा? तो अगर एक शेल के सेंटर की बात करें तो ये होता है 2/3 mr² के, क्योंकि ये शेल है अंदर से होलो है, तो उस कंडीशन में ये आएगा, प्लस 2/3 mr² इसका है, प्लस mr² इसके सेंटर के लॉन्ग हो गया पहले का। इसी तरह दूसरे केस में भी आपको 2/3 mr² प्लस में mr² आएगा, क्योंकि इसके केस में आपको पैरेलल थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो दोनों का प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल प्लस करो कितना हुआ? 2/3 2/3 2/3, टोटल हो गया 6/3, ठीक है। प्लस में 1 + 1 2 हो जाएगा, टोटल जोड़ो कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 हो गया ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4 mr² के, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले याद है तो। आपको बेटा एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है और एक होलो स्फीयर दे रखा है, इन दोनों के रेडियाई का रेशियो बताना है अगर इनका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² और होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। दोनों का रेशियो निकालो फटाफट, दोनों को बराबर रखो, रेडियस का रेशियो बताओ कौन सा आएगा? ABCD मतलब 1 2 3 4 B 2 और 3 में है, B आ जाएगा, ठीक है, नहीं C आएगा। इसमें ये 5 ऊपर आ जाएगा ना, 5/3 बनेगा, फिर इसका रूट होगा, तो C ऑप्शन आएगा, √5/3। ध्यान से करो, नेक्स्ट पढ़ो। आज 15 कर लेते हैं, चलो आज ये पेज तो निपटा ही देंगे। 12वां क्वेश्चन पढ़ो भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग है, मास m है और रेडियस ये है, PQ एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा? अगर ये एक्सिस है, इसके लॉन्ग पूछा है, तो हमारे पास सबसे पहले बेटा है रिंग। रिंग का होता है mr² डिवाइडेड बाई 2k, अगर ये सेंटर ऑफ एक्सिस से रोटेट कर रही है, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना पड़ेगा 2 एक्सिस के हिसाब से, एक तो सेंटर ऑफ मास, दूसरी है, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इसमें हमें लगानी है कौन सी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो दोनों का प्लस कर दो, कितना आएगा? 3/2 mr² हो जाएगा। तो डायरेक्ट आर्टिकल है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, बस थोड़ा सा फार्मूले की वजह से कई बार बात गड़बड़ हो जाती है। हाँ भाई, हमारे पास दे रखा है AB जो है वो BC/2 है, AB जो है वो BC का हाफ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना इज मिनिमम अलोंग विच एक्सिस, तो इसमें से किस एक्सिस के अलोंग वो मिनिमम होगा? किस एक्सिस के अलोंग मिनिमम होगा? तो इसके केस में हमारे पास ये डिस्टेंस देखा जाएगा, क्या था ना रेक्टेंगल में, जब आप पहले एक्सिस FG को EG को लोगे तो EG के केस में क्या आएगा? EG के केस में ये डिस्टेंस आएगा, कि ये आएगा BC वाला आएगा ना, ठीक है। जिस भी एक्सिस को काट रही है वो लेनी होती है, इस एक्सिस में ये AE आएगी, तो अब यहाँ वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू ट्वाइस है, इसका मतलब जो ये एक्सिस है कौन सी वाली?
जिस एक्सिस को वो काट रहा है FH, उसके अलोंग सबसे कम होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, FH आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है पर कई बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट पढ़ो 14th। एक पार्टिकल है बेटा जो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर मोमेंटम L है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल डबल कर दी, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब आपने एक रिलेशन याद हो तो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू √2m के लीनियर मोशन के लिए। सेम ये है फॉर्मूला आप रोटेशन मोशन में भी कर सकते हो, 2I इंटू के। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें भी लग सकता है, बस वो टर्में चेंज हुई हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी है और काइनेटिक एनर्जी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा से है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो अपना फार्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ हमें जिस टर्म से खेलना है वो है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे आई से क्या असर पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप सीधा कह सकते हो कि एल जो है वो हो जाएगी बेटा एल इंटू ओमेगा, वो किसके बराबर होगी, के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसमें एल के साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा। हाफ तो वैसे भी कैंसिल होना है। ठीक है, या फिर ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें सीधा है, आप कहोगे क्या कि आपको बताना है एल का चेंज, तो एल का फार्मूला बन जाएगा 2k डिवाइडेड बाय ओमेगा के। तो काइनेटिक एनर्जी तो बेटा कर दी हाफ, हाफ होगी। ओमेगा जो है वो इसके केस में डबल कर दिया, डबल का मतलब नीचे 2 ही आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 1:4, यानी 4 टाइम्स हाफ हो जाएगा उसका। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो चेंज इन मोमेंटम है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई, सफाई होगी। इसमें हमारे पास पॉइंट मास है m1, दूसरा m2 है। प्लेस्ड ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ ए रिजिड रोड, लेंथ l है, नेग्लेजिबल मास है। रोड इज सेट रोटेटिंग ऑन एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट है, बीच में से रोटेट कर रहा है। पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रोड which the axis passes through so that the work required to rotate with angular velocity ओमेगा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब ओमेगा अगर मिनिमम होना चाहिए तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बैलेंस होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास बैलेंस होने के लिए m1x इज इक्वल टू, जो सेंटर ऑफ मास का कल फार्मूला किया था, m2l-x, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, करो करो सोल्व। यहाँ से ये आ जाएगा m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, फर्स्ट ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ओमेगा को मिनिमम करने के लिए सेंटर ऑफ मास बैलेंस होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग 16th में देखो क्या है। 16th में बोला बेटा कि फोर्स है पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है, जिसमें आर है, टाउ है। देन इनमें से अबाउट ओरिजिन क्या होगा। तो अबाउट ओरिजिन में हमने पढ़ा है टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F का। ठीक है, तो ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन बताना है, ओरिजिन बताना तो R 0 होगा, तो इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो इसके केस में 0 आएगा। इस केस में कह रहा है R डॉट टॉर्क 0। ठीक है, इसी तरह R डॉट टॉर्क 0, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस ये नहीं है, तो इसमें किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। हाँ वो तो करोगे, वो तो बात मान ली आपकी। तो यहाँ इसके केस में जब जब R आएगा तब तब इसके केस में 0 मिलेगा। करो कंप्लेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, R डॉट टॉर्क कितना आ जाएगा 0, और ये जो है फोर्स भी इस केस में 0 रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, चलो 17 देखो। 17 में फोर्स दे रखा है और टॉर्क दे रखा है, आर दे रखा है। आपको इसमें क्या करना है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इस पॉइंट पे बताना है। मतलब ये एक पॉइंट दे रखा है, दोनों के डिफरेंस है, तो आपको बेटा क्या करना है, टॉर्क का फार्मूला लगाना है आर क्रॉस एफ का। ठीक है, अब फोर्स इस पॉइंट पे है, कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, डबल डबल क्यों दे रखे हैं, आहो कंफ्यूज करने के लिए। रुको रुको एक बार 2 मिनट। फोर्स ये है, डिस्टेंस ये दे दिया, रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट्स इसके, तो ये तो अपना हो गया आर की वैल्यू। अब यहाँ तो पढ़ा लेने दो। हाँ तो बता ही रहे हो, हम कब कह रहे हैं।
इसमें क्या है बेटा, एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है, इसमें ये 4c है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये 4c है। इन दोनों फोर्सेस का आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी F2 F1 माइनस F2 कर लेना, इससे आपको नेट फोर्स मिल जाए। कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा F2 माइनस F1 करोगे, ये F ही है यहाँ, ये आ जाएगा 2I माइनस का, उसके बाद J में यही है प्लस का 0.5J, और K में करोगे तो कितना आएगा प्लस का K। चलो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये फोर्स है और डिस्टेंस आपको ये दे रखा है, R को मैं वेक्टर में लिख देता हूँ, ये है 2I माइनस का 3K है J0, इसमें दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, ऐसे लिख के करते हैं, करो जल्दी से, मैथ में तुमने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, निकालो तो और कितना आएगा, कितना स्कोर हो गया, स्कोर हो गया 3, टेस्ट में चल रहा है क्या, किसके साथ, अच्छा D sir. बताओ अभी, Fourth. कितना, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा, इस केस में ये है, ठीक है। तो ये एक बार 17 क्वेश्चन करके देखो, फिर उसके बाद के क्वेश्चन कल करते हैं, कल इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी समाप्त करके चलते हैं, चलो। सर हाँ जी बोलो। सर आप एनर्जी के नोट्स देखते हो?